तो एपिसोड की शुरुआत में बीस्ट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर एक मास्टर को दिखाते हैं जो कि भागता हुआ जा रहा होता है। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि रो रहा होता है। मास्टर जो होता है उस बच्चे को लेकर आगे की तरफ भागता जा रहा था उस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर। उसे कह रहा होता है कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज रोना बंद कर दो, वरना वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे, वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। वो जख्मी मास्टर जो होता है अपने यंग मास्टर को अपनी गोदी में उठाए हुए भागता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। लेकिन बच्चा वहां पर रोता जा रहा होता है, इसी वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वहां पर खड़ा होने के बाद कहता है कि प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इतने दिनों से भाग रहा हूँ तुम्हें लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, शायद तुम्हें भूख लगी होगी, इसी वजह से शायद तुम यहाँ पर इस तरह से चिल्ला रहे हो। लेकिन क्या करूँ, इस वक्त यहाँ पर टाइम सही नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर खड़े होकर दूध पिलाया जा सके या फिर तुम्हें कुछ खाने को दिया जा सके। तो वो अपने यंग लॉर्ड की तरफ देखता है, वो यंग लॉर्ड उसकी तरफ देखता है और उसे देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो हमारा जो मास्टर होता है वो कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर अपने मास्टर को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरा चेहरा पहचानते हो। चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरा यंग मास्टर मुझे पहचानता है। फिर साथ ही वो अपनी शर्ट के ऊपर से कपड़ा फाड़ता है। उस कपड़े को फाड़ने के बाद कहता है लेकिन प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे ये करना पड़ेगा। और उस कपड़े को फाड़ने के बाद उसका एक छोटा सा गोल बाउल बनाता है और उसे उसके मुंह के अंदर ठूंस देता है, यानी उस छोटे बच्चे का मुंह बंद करवा देता है ताकि वो रोए भी तो उसकी आवाज ना निकले। उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूंसने के बाद वो उसे कहता है कि यंग लॉर्ड प्लीज माफ कर देना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाला हूं ताकि वो लोग मेरे पीछे आ जाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जिंदा बचोगे और एक ना एक दिन तुम यहाँ पर वापिस आओगे। और इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है बच्चे को वहां पर एक पेड़ की डाल के साथ बांध देता है। उसको बांधने के बाद वो साइड के ऊपर भाग जाता है ताकि वो लोग जो है जो भी उसका पीछा कर रहे हैं वो उसके पीछे आ जाए और उसका यंग मास्टर तक बच जाए। तो यहाँ पर वो तो भाग जाता है और उसके बाद उसका क्या हुआ, क्या वो मर गया या बच गया, ये दिखाया नहीं जाता। लेकिन नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है। सुबह सुबह के वक्त दिखाते हैं कि एक बुढ़ा मास्टर जो होता है वो आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है और एक पंछी को फॉलो कर रहा होता है। एक तोता जो होता है वो उसे वहां पर काव काव करके बता रहा होता है कि मेरे पीछे आओ, मैंने कुछ देखा है। तो मास्टर से कहता है कि बस भी करो बच्चे, तुम मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो, सुबह के सुबह वक्त तुम यहाँ पर मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे, क्या वाकई में तुमने कोई खास चीज देखी है? जब भी तुम यहाँ पर कोई खास चीज देखते हो तो मुझे भुलाने के लिए आ जाते हो कि वहां पर बहुत ही खास चीज है, लेकिन आज इतना भी क्या खास है कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। तो वो तोता जो होता है वो जाकर एक पेड़ की डाल के ऊपर बैठता है जहां पर वही बच्चे को लटकाया गया था। तो मास्टर वहां पर आता और कहता है कि ये क्या, इस पोटली के अंदर क्या, और ये हिल भी रही है। तो वो मास्टर जो होते हैं वहां पर से जाकर उस पोटली को उतारते हैं। वहां पर छोटा सा बच्चा होता है, उसके मुंह के अंदर से कपड़ा निकालते हैं और कहते हैं कि ये क्या, बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर एक बच्चा क्या कर रहा है, वो भी एक पेड़ के साथ लटका हुआ। लगता है कि किसी ने इस बच्चे को खुद यहाँ पर बांधा है, लेकिन क्यों किसी ने इस बच्चे को इस जंगल के अंदर छोड़ दिया होगा? क्या किसी ने यहाँ पर इसकी जान बचाने के लिए या फिर इस बच्चे को मारने के लिए यहाँ पर बांधा है? बुड्ढा मास्टर कहता है कि चलो छोड़ो, अब जबकि ये बच्चा यहाँ पर अकेला और इसे भूख भी लगी है तो मैं इसे अपने मून विलेज के अंदर लेकर चलता हूँ। और इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर उस बच्चे को अपने सीने से लगाता है और उसे उठाकर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहीं पर धुएं के अंदर से एक और बंदा निकलता है, एक और मास्टर वहां पर से निकलता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर ये क्या, ये अपने हाथ में क्या लिए जा रहे हो? तो उसे कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैंने इस बच्चे को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, तुम जहां पर बात करोगे तो ये फिर से उठ जाएगा, हमें इस बच्चे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। देखो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है और ये एक लड़का है। दूसरा मास्टर से कहता है कि अचानक से तुम्हें एक बच्चा कहां से मिल गया? बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर तो इंसानों का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, फिर एक बच्चा यहाँ पर तुम्हें कैसे मिल गया है? आखिर इस बच्चे को कौन यहाँ पर छोड़कर गया होगा? तो फर्स्ट मास्टर से कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता, पर इस बच्चे के जिस तरह के कपड़े से देखने के बाद तो लगता है किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है। मुझे लगता है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो बच्चा यहाँ पर हो सकता है क्योंकि इसे भूख लगी हुई है और इसके मुंह के अंदर कपड़ा था जिसकी वजह से इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। और इस बच्चे का साइज देखने के बाद तो ऐसे लगता है कि ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का होगा। साथ ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के रास्ते से वो लोग एक गांव के अंदर पहुंचते हैं। तो फर्स्ट मास्टर कहता है कि बाकी के तीनों मास्टर्स को भी बुला कर लाओ, मैं उन लोगों को भी यहाँ पर इस बच्चे को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर टोटल 5 मास्टर्स होते हैं जो कि इस मैजिकल बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। एक बहुत ही खास किस्म की फॉर्मेशन के अंदर एक छोटा सा गांव बसा रखा होता है इन 5 मास्टर्स ने। तो वो मास्टर्स जो होते हैं एक एक करके वहां पर उस बच्चे को देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये बच्चा कहां पर से यार, काफी ज्यादा प्यारा बच्चा है। तो 4 मास्टर्स जो होते हैं वहां पर उससे बात करते हुए कहते हैं कि हमेशा यहाँ पर इस बच्चे के साथ ही रहना पड़ेगा। क्या आज के बाद ये बच्चा हमारे साथ रहेगा? क्या इस बच्चे को हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे? लेकिन हम बुढ़े मास्टर एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा कैसे करेंगे? क्यों ना हम लोग इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढे, अगर वो यहाँ पर जंगल में जिंदा है तो फिर इस बच्चे को उनको वापस कर देते हैं। तो फर्स्ट मास्टर उनसे कहता है कि नहीं, ये बच्चा आज से मेरा है, मैं ही इस बच्चे को पालने वाला हूँ। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम 5 मास्टर्स का होगा, क्योंकि बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई इसे छोड़कर गया इसका मतलब यह है कि वो मर चुका है और जब बच्चे के लिए कोई वापस नहीं आने
वाला। तो फोर्थ मास्टर उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ये कह रहे हो तो ठीक है, हम इस बच्चे को खुद ही पाल लेते हैं, लेकिन इस बच्चे को खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या, इस बच्चे को रेज कैसे करेंगे। फर्स्ट मास्टर उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर मेरी बात को समझो, हम पांचों मास्टर्स के लिए एक वरदान बनकर आया है। हम सभी मास्टर्स यहाँ पर पिछले कई अरसे से इस जगह के ऊपर फंसे हुए हैं, हम इस जंगल के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इस बच्चे को हम लोग रेज करके कम से कम यहाँ पर हमें कुछ काम करने को तो मिलेगा। मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हम लोग सभी लोग मिलकर इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम पांचों मास्टर्स के पास जो भी स्किल्स है हम पांचों मास्टर्स इस बच्चे को सिखाएं, ताकि ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा हम पांचों की तरह एक महान मास्टर बन जाएगा। उनका जो फिफ्थ मास्टर होता है वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि एक बच्चे को बड़ा करना और एक बच्चे को सिखाना ये अलग बातें होती हैं। हम लोग यहाँ पर किसी के लिए भी कैपेबल नहीं है, ना ही हम एक बच्चे को बड़ा कर सकते हो, ना ही इसको कुछ सिखा सकते हैं। और मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि मेरा इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस फिफ्थ मास्टर के दोनों बाजू कट चुके होते हैं, इसके बाजू नहीं होते। वो कहता है ना तो मैं इस बच्चे को उठा सकता हूँ, अगर मैं बच्चे को उठा नहीं सकता तो फिर मैं इस बच्चे को बड़ा कैसे करूंगा या फिर इससे प्यार कैसे कर सकता हूँ। इसलिए इस बच्चे का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग खुद इस बच्चे को संभालना। तो फोर्थ ब्रदर उसे कहता है कि बस भी करो, तुम्हारे बाजू नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते, ये बस एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे से तुम प्यार कर सकते हो। बाजू कटने के बाद तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अक्खड़ हो गए हो। तो फर्स्ट मास्टर से कहता है कि फोर्थ मास्टर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फिफ्थ मास्टर से तमीज से बात करनी चाहिए। हम में से कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, हम सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ करके आए थे, यानी कि हम सभी लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई क्राइम करके भाग कर आए थे और इस जंगल के अंदर आकर छुपे हुए हैं। तो फोर्थ मास्टर से कहता है कि फर्स्ट मास्टर ये रूल तुमने खुद ही बनाया था, तुम जब इस जगह के ऊपर थे उसके बाद हम सभी लोग एक एक करके इस जगह के ऊपर आए, तुमने कहा था कि कोई यहाँ पर एक दूसरे के साथ अपनी आइडेंटिटी को शेयर नहीं करेगा और कोई ये नहीं बताएगा कि वो अपनी जिंदगी में क्या करके यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आया था। फिर क्या तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के सामने अपनी आइडेंटिटीज को रख दें? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में बाकी के चारों को बता दूं? मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता चला है, तो मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूं कि तुम एक बहुत ही कमाल के अल्केमिस्ट हो, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, तुम्हारी एज 800 साल से भी ऊपर हो चुकी है और तुम कभी इंपीरियल पैलेस के अंदर भी काम कर चुके हो। फर्स्ट मास्टर उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि तो तुम्हें यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है, चलो कोई बात नहीं, चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें इस बात को वाजे कर देता हूँ, ये बात वाकई में सच है। कभी मुझे यहाँ पर दुनिया का सबसे फेमस अल्केमिस्ट कहा जाता था, मेरा टाइटल लाइफ एंड डेथ जज का हुआ करता था, यानी कि मैं मुर्दे में जान डाल देता था अपनी मेडिसिन की वजह से। बात सुनने के बाद वो सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ पर इसका टाइटल सुन रखा है। तो वो सभी लोग कहते हैं हमें आज पता चला कि हम लोग इतने फेमस मास्टर के साथ रह रहे हैं। तो इसी के साथ ही फर्स्ट मास्टर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी को भी अब अपनी आइडेंटिटीज बता देनी चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि तुम्हारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं। मैं चाहता हूं कि हम पांचों मास्टर्स मिलकर इस बच्चे को बड़ा करें और साथ ही अपने स्किल सिखाएं। हम सभी के पास जो जो टेक्निक्स थी, मैं इस बच्चे को एक एल्केमिस्ट बनाऊंगा, मेरे पास जितनी नॉलेज है पिछले 800 साल की वो सारी इस बच्चे को सिखाऊंगा। तुम लोग बताओ कि क्या तुम लोग वाकई में इस बच्चे का मास्टर बनना चाहोगे और क्या तुम अपने स्किल्स इस बच्चे को देना चाहोगे? हो सकता है कि हम लोग कभी इस जंगल से बाहर ना निकल पाए, लेकिन ये बच्चा इस जंगल से बाहर निकलेगा और हम सभी के स्किल्स को लेकर आगे जाएगा और हमारे नाम रोशन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब बाकी के चारों मास्टर्स अपनी अपनी आइडेंटिटीज बताएंगे कि उन चारों के पास कौन कौन सा स्किल्स है और वो लोग अपनी दुनिया में क्या करके आए थे और यहाँ पर आकर क्यों छुपे हुए हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? अल्केमिस्ट की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो चारों मास्टर्स भी अपनी आइडेंटिटी बताने वाले हैं। सेकंड मास्टर उन सभी लोगों को अपना नाम बताता है, साथ ही अपने बारे में बताता है कि वो कभी एक फॉर्मेशंस बनाने का एक्सपर्ट हुआ करता था, फॉर्मेशंस और फ्लैग्स वगैरह बनाना उसकी खासियत हुआ करती थी। तो इसी के साथ ही फोर्थ मास्टर उनसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। कभी मुझे 1000 फेस डैगर कहा जाता था और मैं एक चोर था, अपनी रियल लाइफ में मैं एक चोर था और एक ऐसा चोर जिसे कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन एंड के ऊपर मेरी हालत खराब हो गई जिसकी वजह से मुझे इस जंगल के अंदर आकर छुपना पड़ा। जबकि थर्ड मास्टर जो होता है उन लोगों को बताता है कि मेरा नाम फेंग गाओ क्यू है और कभी मैं एक लोहार हुआ करता था, एक ब्लैक स्मिथ था जो बहुत तरह के वेपन्स बना सकता हूँ। फोर्थ मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा नाम कहीं पर सुना है, कहीं तुम्हारा टाइटल गोल्डन हैंड का तो नहीं है? मैंने सुना है कि तुम अपने हाथों के साथ और अपनी फायर के साथ तुम यहाँ पर किसी किस्म का भी डिवाइन वेपन फोर्ज कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे फोर्जिंग स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग अपनी एक दूसरे को आइडेंटिटी बताने के बाद अब फिफ्थ मास्टर की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बताओ। तो फिफ्थ मास्टर जो होता है उन्हें कुछ भी नहीं बताता, वो अपने बारे में नहीं बताता कि वो कहाँ से है और उसने क्या किया था। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं चलो छोड़ो इसको। तो फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि अब जब हम सभी लोगों ने एक दूसरे को अपनी अपनी आइडेंटिटीज बता दी हैं और हम सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ स्किल्स तो जरूर हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग इस बच्चे को अपने डिसाइपल की तरह ही ट्रीट करें। हम सभी लोग बारी बारी इस बच्चे को सिखाएंगे, जो कुछ भी हमें आता है वो हम सब कुछ इसे सिखाने वाले हैं। सेकंड मास्टर से कहता है कि तुम चाहते हो कि हम 5 मास्टर्स एक डिसाइपल रखें, तो वो
कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं जिनको यहाँ पर काफी मास्टर्स मिलते हैं और वो उनके पास से काफी सारे स्किल्स सीखते हैं। अगर ये बच्चा अभी से सीखना स्टार्ट करेगा तो हम सभी के स्किल सीखने के बाद हम सभी से भी आगे निकल सकता है। हम सभी लोगों के मेडियन पॉइंट्स ब्लॉक हो चुके हैं, हम सभी लोग क्रिपल हो चुके हैं, लेकिन ये बच्चा हमसे काफी ज्यादा अलग है। ये बच्चा इसी जंगल के अंदर है और अभी जहाँ पर इसने शुरुआत की है। अगर इस बच्चे की मेडियन पॉइंट्स को बना दिया गया और इसकी कोर बन गई तो इसके बाद ये बच्चा एक कमाल का मार्शल मास्टर बन सकता है। बाकी सभी लोग भी इसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लगता है कि इस बच्चे के सर्वाइव करने का सिर्फ यही एक मौका है कि अगर हम इस बच्चे को अपनी टीचिंग्स दें, अगर हम इसे मार्शल आर्टिस्ट बना देते हैं तो ये बच्चा इस जंगल से निकल पाएगा। तो फोर्थ मास्टर उनसे कहता है लेकिन तुम लोग यहाँ पर पहले से इस बात को डिसाइड कर रहे हो कि हम इसके मास्टर बनकर इसे सिखाएंगे, लेकिन पहले इस बात को कंफर्म करना होगा क्या ये बच्चा वाकई में सीखने लायक है भी या नहीं, और क्या ये बच्चा यहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर सकता है, क्या इसके अंदर कोर है या नहीं। तो अल्केमिस्ट उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसी अल्केमिस्ट बन गया हूँ, पिछले 800 साल से मैं लोगों को परख रहा हूँ और इस बच्चे को देखते मुझे समझ आ गई है कि इसके अंदर पोटेंशियल है और ये कमाल का मास्टर बनेगा। तो फर्स्ट मास्टर उनसे कहते हैं तो क्या हम सभी लोगों के बीच में ये तय हो गया, हम सभी लोग बारी बारी इस बच्चे को अपनी अपनी टीचिंग सिखाएंगे, हम सभी लोग इस बच्चे के मास्टर बनेंगे। तो बाकी के चारों जो होते हैं वहां पर हाँ कह देते हैं, फोर्थ मास्टर और फिफ्थ मास्टर भी यहाँ पर हाँ कह देते हैं। फर्स्ट मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि सब कुछ सेटल हो चुका है तो फिर मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मुझे इस बच्चे के गले के अंदर एक रिंग मिली थी, ये रिंग इसने अपने गले में नेकलेस की तरह पहन रखी थी। क्या तुम में से किसी ने इससे पहले कभी इस तरह की रिंग देखी है? मुझे ये रिंग काफी ज्यादा अजीब लगी। तो इसी के साथ ही फोर्थ मास्टर उस रिंग को पकड़ते हैं, अपने हाथ में पकड़ने के बाद से कहता है कि इस रिंग को देखते मैं ये कह सकता हूँ ये कोई आम सी रिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज्यादा इसको करीब से देख रहा हूँ इसके अंदर एक एनर्जी कोर है, मुझे यहाँ पर इस रिंग के अंदर एक एनर्जी कोर महसूस हो रही है। ऐसा लगता है किसी ने अपनी एनर्जी को इस रिंग के अंदर इन्फ्यूज किया हुआ है, लेकिन आखिर कोई यहाँ पर इसके अंदर अपनी एनर्जी को इन्फ्यूज क्यों करेगा। तो फोर्जिंग मास्टर यानी थर्ड मास्टर जो होते हैं उस रिंग को देखने के बाद कहता है कि इस रिंग को देखकर ही बता सकता हूँ कि ये मेटेओराइट आयरन के साथ बनाई गई है और इस वक्त तुम्हारी म्यूजियम के अंदर यानी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसी आइटम्स है जिनको मेटेओराइट आयरन से बनाया गया था और जो लेजेंडरी आइटम्स में से एक है। फिर ये बच्चे के पास क्या कर रही है? तो सेकंड मास्टर उनसे कहते हैं कि मुझे इसके अंदर से बहुत ही प्योर किस्म की लाइट निकलती हुई नजर आ रही है और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा। उसके ऊपर जो लिखा होता है उसका मतलब होता है कि जब यहाँ पर आल्टर ऑफ लाइट जो है वो सैक्रेड फ्लेम्स को रिलीज करेगा तो उस वक्त यहाँ पर एक नई दुनिया का जन्म होने वाला है। वो सभी लोग अब यहाँ पर अल्केमिस्ट की तरफ देखते हैं क्योंकि वो अल्केमिस्ट के साथ साथ एक स्कॉलर भी है। तो वो उसे कहता है क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? तो वो कहता है नहीं, मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन खैर अब यहाँ पर इस रिंग को हम लोग एक राज रखते हैं और इस बच्चे को पालना स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ मास्टर जिसे शायद इसके बारे में कुछ पता है वो यहाँ पर कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप वहां पर खड़ा होता है। तो फिर इसी के साथ उन सभी के बीच में डील हो जाती है, सभी लोग इस बच्चे को पालना स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको सिखाना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है इस बच्चे को नाम देने की। जाहिर सी बात अब यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम उन्हें नहीं पता तो उसे एक नाम तो देना पड़ेगा। तो फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि हम इसको किस नाम से बुलाएंगे। तो फोर्थ मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पर सबसे बड़े हो तो मुझे लगता है कि ये ऑनर तुम्हें देनी चाहिए और ऊपर से तुम एक स्कॉलर से एक अच्छा सा नाम दो, कोई प्यारा सा नाम ढूंढकर इस बच्चे को दो। जब किसी के साथ स्कॉलर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि इससे पहले मेरी एक बेटी और मेरा एक बेटा हुआ करते थे। मेरा बेटा बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो गया लेकिन उस वक्त मुझे इंपीरियल पैलेस की तरफ से एक ऑर्डर मिला था और मुझे उस जरूरी काम को करने के लिए जाना पड़ा। जब मैं वो काम करने के लिए चला गया, जब मैं वापस पहुंचा तो मेरा बेटा तब तक मर चुका था। तो मेरे बेटे के मरने के बाद मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हुआ था और मैंने खुद को यहाँ पर एक स्कॉलर कहना छोड़ दिया और उसके बाद से मैंने अल्केमी को परफॉर्म करनी छोड़ दी, यानी मैंने मेडिसिन बनाना ही छोड़ दी। हम लोग यहाँ पर मुझे बार बार एक स्कॉलर कह के पुकार रहे हो, अब मैं अपने आप को एक स्कॉलर कैसे कह सकता हूँ? तो सेकंड मास्टर से कहता है कि हमें इस बात का काफी ज्यादा अफसोस है लेकिन हमें लगता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर दोबारा से रीइंकार्नेट होकर तुम्हारे हाथ में आ गया है। अब तुम इस बच्चे को एक नाम दे सकते हो और तुम इस बच्चे को वो बना सकते हो जो तुम अपने बेटे को बनता हुआ देखना चाहते थे। तो फर्स्ट मास्टर उनसे कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पर वैसा नहीं रहा जैसा कभी हुआ करता था। सेकंड मास्टर से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी मेडिसिन ने हजारों लोगों की जान बचाई है। तो वो से कहते हैं कि मेरे हाथों से हजारों लोगों की मौत भी हुई है, कई ऐसे लोग थे जिनको मैं बचा नहीं पाया था, लेकिन खैर वो तो सारी पास्ट की बात है। लेकिन अब यहाँ पर इस बच्चे को मैं अपने बेटे का नाम दूंगा। मेरा बेटा जो मर गया था जिसे मैंने अपने हाथों से दफनाया था उसका नाम सोवूल था और इस बच्चे को भी हम लोग सोवूल का नाम देंगे। आज के बाद इस बच्चे का नाम सोवूल होगा। क्या तुम सभी लोग इस बात से एग्री करते हो? तो फोर्थ मास्टर कहता है कि नाम बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद है। थर्ड मास्टर भी कहता है कि हाँ मुझे भी ये नाम पसंद है। सेकंड मास्टर साथ में फिफ्थ मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, तुम इस बच्चे को सोवूल बुलाओ या जो मर्जी बुलाओ। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन यहाँ पर सोवूल को क्या सिखाने वाला है। तो फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि आज के बाद से मेरे पास जो भी नॉलेज है वो सारी की सारी मैं इस बच्चे को सिखा दूंगा। मैं इसे मेडिसिनल जड़ी बूटियां, ड्रग्स और पॉइजन मेकिंग में यहाँ पर हर किस्म की जड़ी बूटी और हर किस्म की पिल बनाना इस बच्चे को सिखाऊंगा। जहाँ तक कि मेरे पास जितने स्किल्स हैं अपनी एनर्जी भी इसको बच्चे को मैं दे दूंगा। तो फोर्थ मास्टर से कहता है क्या तुम यहाँ पर अपना सब कुछ इस बच्चे को देना चाहते हो? अगर
अगर तुम इस बच्चे को सब कुछ दे दोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा। फर्स्ट मास्टर उसे कहता है कि एक मास्टर का यही तो काम होता है, वो अपनी जी जान लगा देता है और उसके पास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अपने डिसाइपल को देता है। तो सेकंड मास्टर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बच्चे को फॉर्मेशंस बनाना सिखा सकता हूँ और साथ ही यहाँ पर बीस्ट को टेम कैसे किया जाता है वो नॉलेज मैं इसे दे सकता हूँ। जहाँ तक कि मेरे पास जो भी नॉलेज होगी, जो थोड़ी बहुत भी होगी, वो सारी की सारी इस बच्चे को दे दूंगा। तो फोर्थ ब्रदर कहता है कि अब यहाँ पर क्या करें। ये दोनों मास्टर तो यहाँ पर अपना सब कुछ इस बच्चे को देने को तैयार हैं। तो थर्ड ब्रदर कहता है मैं इस बच्चे को ज्वेलरी बनाना सिखाऊंगा और साथ में वेपन्स बनाना सिखाऊंगा। मुझे यहाँ पर वेपन्स बनाना आता है, मैं फोर्जिंग मास्टर था, तो फिर मैं यहाँ पर अपने तक जहाँ तक हो सका मैं इस बच्चे को वेपन्स बनाना सिखाऊंगा। तो फोर्थ मास्टर कहता है क्या तुम यहाँ पर इसको ये सब कुछ सिखाना चाहते हो, लेकिन मैं इस बच्चे को क्या सिखाऊंगा, मेरे पास तो सिखाने लायक कुछ है ही नहीं। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं तो बस इस बच्चे को चोरी करना सिखा सकता हूँ कि कैसे चोरी की जाती है और कैसे वहां से भागा जाता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लाइट फुट टेक्निक है और इस तरह की टेक्निक्स है जिससे हम लोग बड़ी आसानी से चोरी कर सकते हैं और बड़ी तेजी के साथ भाग सकते हैं और पुलिस के लोगों से भाग सकते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये इसके लिए एप्रोप्रिएट स्किल होंगे। तो फर्स्ट मास्टर से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर इन स्किल्स को चोरी करने के लिए इस्तेमाल ना करो तो मुझे लगता है कि जान बचाने के लिए वो स्किल्स काफी ज्यादा काम के हैं। तो हमें लगता है कि तुम्हें अपने सारे के सारे स्किल्स इस बच्चे को सिखाने चाहिए। हो सकता है कि चोरी करने का स्किल भी कभी इस बच्चे के काम आ जाए। फिर साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं फिफ्थ मास्टर की तरफ देखते हैं, लेकिन वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो फोर्थ मास्टर इसी के साथ ही हमारे सोवुल को उठाता है और उसे उठाने के बाद फोर्थ मास्टर के पास ले जाता और कहता है कि अब बस भी करो, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा रूड क्यों हो गए हो, जरा इस बच्चे को देखो कितना प्यारा है। हम सभी लोगों ने मिलकर फैसला किया है जब तक हम लोग मर नहीं जाते तब तक इस बच्चे के साथ ही हम लोग रहने वाले हैं। तो इसी के साथ ही फिफ्थ मास्टर जो होता है, क्योंकि उसके हाथ नहीं है, तो वो अपना चेहरा उस बच्चे के गाल के साथ लगाता है और उसे महसूस करता है और उसे अपना प्यार देता है, यानी कि उसने भी यहाँ पर उसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये नहीं पता कि ये मास्टर क्या जानता है और उसके स्किल्स क्या है और वो उसे क्या सिखा सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, अल्केमिस्ट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत 10 साल के बाद होती है, यानी कि हमारे सोवुल को इस जंगल के अंदर पूरे 10 साल हो चुके हैं और 10 साल के बाद दिखाते हैं कि हमारे फर्स्ट मास्टर जो होते हैं सोवुल के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं आज तुम इस रूम के अंदर ही रहने वाले हो जब तक कि तुम यहाँ पर सारे के सारे एम्परर्स के नाम याद नहीं कर लेते। तो वो उसे यहाँ पर टीचिंग्स दे रहे होते हैं, उसके पास काफी सारी नॉलेज होती है और वो सब कुछ उसे वहाँ पर गुस्से के साथ सिखा रहे होते हैं। फिर साथ ही वहाँ पर कमरे से बाहर चले जाते हैं, जबकि हमारा सोवुल वहाँ पर बैठा होता है। फोर्थ मास्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं देखो तो जरा फर्स्ट मास्टर तुम्हारे पर कितना गुस्सा कर रहे हैं, लगता है कि तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा वीक है जो तुम ठीक से सब कुछ याद नहीं रख पाते। तो वो फोर्थ मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फोर्थ मास्टर आप भी यहाँ पर आए हैं। तो फोर्थ मास्टर उसके साथ वहीं पर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि सोवुल तुम यहाँ पर चीजों को ठीक तरह से याद किया करो, तुम्हारे फर्स्ट मास्टर जो है वो तुम्हें हर एक चीज सिखाना चाहते हैं जो उनके पास है। लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें यहाँ पर डांट कर गए हैं। तो वो कहता है हाँ लेकिन मैं क्या करूँ, कहीं मैं कोई बेवकूफ बच्चा तो नहीं हूँ। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं नहीं, तुम एक बेवकूफ बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम यहाँ पर बाकी मास्टर्स की टीचिंग्स को भी तो फॉलो कर रहे हो और देखो तुम यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही अच्छे से सीख पाते हो। मुझे लगता है कि फर्स्ट मास्टर की एक्सपेक्टेशंस तुमसे बहुत ज्यादा हायर है, वो बस जल्दी से चाहते हैं कि तुम उनसे भी आगे निकल जाओ, तुम उनसे भी ज्यादा अच्छे अल्केमिस्ट बन जाओ। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाते हैं, इंसान बुढ़ा होता है, वो चिड़चिड़ा होता जाता है, तुम्हें उनकी बातों को ज्यादा दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो सोवुल कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि सीनियर मास्टर जो है वो मेरी वजह से परेशान रहता है कि मैं ठीक तरह से उनकी टीचिंग को फॉलो नहीं कर पाता। फोर्थ मास्टर क्या आपको लगता है कि बाकी के सभी मास्टर्स भी ऐसे ही सोचते हैं? साथ ही सोवुल जो होता है फोर्थ मास्टर से कहता है कि मुझे एक बात पता चली है, मुझे पता चला है कि फर्स्ट मास्टर जल्दी ही मरने वाले हैं, क्या ये बात वाकई में सच है? तो फोर्थ मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि उनकी मेडियन पॉइंट्स काफी अर्सा पहले टूट चुकी थी, अब उनके पास बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर जल्दी से अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उनके पास 800 साल की नॉलेज है, वो एक कमाल के अल्केमिस्ट है। वो तो मुर्दे के अंदर जान डाल दे, लेकिन अब वो बीमार है, तो तुम एक अच्छे अल्केमिस्ट बन जाते हो तो उनके लिए एक पिल बना सकते हो जिससे तुम उनकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हो। तो क्या तुम यहाँ पर अपने बुड्ढे ग्रैम्स के लिए ये करोगे? क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट मास्टर के लिए एक पिल बनाओगे एक अच्छे अल्केमिस्ट बनकर? तो सोवुल अगर तुम यहाँ पर उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उनके लिए कुछ कर सकते हो, इसलिए अपने जहन में ये रखो कि तुम अपने फर्स्ट मास्टर की जिंदगी बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। तुम्हारा सोवुल कहता है कि मास्टर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मास्टर के लिए कुछ कर सकता हूँ, और इसी के साथ ही वो काफी खुश हो जाता है और कहता है मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा और जल्दी से एक अल्केमिस्ट बन जाऊंगा। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं ये हुई ना मेरे बच्चे वाली बात, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो अपने पास से कुछ पीचेस निकालता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पीचेस लेकर आया हूँ। तो वो कहता है क्या हुआ मास्टर, आप ये पीचेस कहाँ से लेकर आते हैं, जो तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, क्या आप गाँव से बाहर जंगल में गए थे? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं जंगल में गया था सिर्फ तुम्हारे लिए, और किसी के लिए जंगल में मैं ऐसे नहीं जाता, तुम्हें पता है ना कि फर्स्ट ब्रदर ने जंगल में जाने से मना किया हुआ है, हम लोग बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें एक और सरप्राइजिंग
सरप्राइजिंग बात बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा लकी था, मुझे वहां पर से एक बकरी मिली है, मैं उस बकरी को भी वापस लेकर आया हूँ। तो ये बात सुनते ही सोवुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर मास्टर क्या वाकई में क्या बीस्ट फॉरेस्ट में और भी इस तरह के जानवर है? मैंने सुना है कि वहां पर चिकन भी मिलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक चिकन भी वहां से लेकर आए थे। तो वो कहता है कि हाँ वहां पर काफी कुछ है, लेकिन तुम जंगल में नहीं जा सकते। तुम्हें पता है फर्स्ट मास्टर ने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते, और दूसरा जब तक तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते। जब तुम अपने हीवन गेट को ओपन कर लोगे, तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे, तब तुम जंगल में जा सकते हो और वहां पर से जाकर जड़ी बूटियां कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम चिकन भी पकड़ कर ला सकते हो। फोर्थ मास्टर से कहते हैं लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम 5 मास्टर्स के डिसाइपल और 5 मास्टर ने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया तुम बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लोगे। तुम्हें 18 साल से पहले ब्रेक थ्रू कर लेना, देखना मेरी बात याद रखना। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर स्टडी के ऊपर ध्यान दो, मैं अगली बार बाहर जाऊंगा तुम्हारे लिए और फ्रूट्स लेकर आऊंगा। तो सोवुल कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ ही सोवुल जो होता है फिर से जाकर स्टडी करना शुरू कर देता है। अब वो दिन रात मेहनत कर रहा था, जहां तक कि रात के वक्त भी वो स्टडी कर रहा होता है। जब रात के वक्त वो बैठा स्टडी कर रहा होता है, इसी के साथ उसे बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो बेचारा डर जाता है और भागता हुआ बाहर जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसका 5th मास्टर जो होता है अपने पाँव के साथ घास उठाकर बकरी को खिला रहा होता है। तो हमारा सोवुल बाहर आ जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे आपकी मदद करने दें, मैं जहाँ पर इस बकरी को घास खिला देता हूँ। तो मास्टर से कहता है कि ये छोटे मोटे काम तो मुझे करने दो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बाजू नहीं है तो मैं इतना बेकार हूँ कि मैं एक बकरी को घास नहीं खिला सकता? अगर तुम्हें वाकई में यहाँ पर कोई मदद करनी है तो क्या तुम यहाँ पर बकरी को सहला सकते हो? तो सोवुल कहता है हाँ मास्टर क्यों नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो बकरी को सहलाने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। तो सोवुल जो होता है जब बकरी से वहां पर बैठा बैठा प्यार कर रहा था, वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे पता चला है कि 4th मास्टर इसे बाहर के जंगल से पकड़ कर लाए हैं, बीस्ट फॉरेस्ट से लेकर आए हैं। मुझे पता चला है कि बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बहुत सारी कमाल की चीजें हैं, लेकिन क्या बीस्ट फॉरेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक है? अगर एक बकरी वहां पर सर्वाइव कर सकती है तो फिर वो जंगल इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो जंगल खतरनाक नहीं है, बीस्ट फॉरेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहां पर एक छोटी सी चीज भी तुम्हारी जान ले सकती है। क्यों लगता है कि तुम्हारे मास्टर्स यहाँ पर तुम्हें इतना सब कुछ क्यों सिखा रहे हैं? वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओ और बहुत सारे स्किल्स के मास्टर बन जाओ, ताकि तुम अगर उस जंगल के अंदर जाओ भी तो अपने आप को वहां पर जिंदा रख सको। लेकिन फिलहाल के लिए उस जंगल के बारे में भूल जाओ। तो सोवुल उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। तो मास्टर से कहता है कि जहाँ मेरे पास आकर बैठो। तो सोवुल उनके पास आकर बैठ जाता है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें देखकर पता चलता है कि तुम यहाँ पर काफी कुछ सीख रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसको याद करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो सोवुल कहता है जी मास्टर ऐसी बात है, पता नहीं क्यों लेकिन मैं चीजों को याद नहीं रख पा रहा। तो उसके 5th मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताने वाला हूँ, तुम इस मंत्र को याद कर लो सुबह और शाम, यानी सुबह उठते वक्त और शाम को सोने से पहले इस मंत्र को अच्छी तरह से 2-2 बार याद करना, ताकि मंत्र तुम्हें याद हो जाए। अगर एक बार तुमने इस मंत्र को याद कर लिया तो तुम यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं भूलोगे। तो हमारा सोवुल कहता है जी मास्टर, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर चुपचाप बैठो, जैसे जैसे मैं बोलने वाला हूँ वैसे वैसे उस मंत्र को दोहराते जाना। तो 5th मास्टर वहां पर एक मंत्र बोलते हैं और हमारा सोवुल उस मंत्र को याद करना स्टार्ट करता है। वो मंत्र क्या होता है हमें ये बताया नहीं जाता, लेकिन सोवुल को वहां पर एक झटका लगता है, जैसे पता चल रहा हो कि सोवुल को यहाँ पर शायद कोई इसकी मेमोरी शार्प होने वाली है और आज के बाद वो किसी चीज को नहीं भूलने वाला। तो मास्टर से कहता है कि जब तक तुम इस मंत्र को पूरी तरह से याद नहीं कर लेते तब तक मैं बार बार इस मंत्र को तुम्हारे सामने दोहराऊंगा और तुम्हें बार बार इसको मेरे पीछे पीछे बोलना होगा। सोवुल काफी खुश हो जाता है, कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5th मास्टर से कहता है लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, बाकी के चारों मास्टर्स को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल मंत्र सिखाया। तो वो कहता है जी मास्टर नहीं बताऊंगा। तो अब यहाँ पर 5 साल गुजर चुके हैं। 5 साल के बाद हमारा सोवुल 15 साल का हो चुका है और 15 साल के होने पर हमारा सोवुल अपना टेस्ट दे रहा होता है, जहाँ पर मास्टर उससे पूछ रहे होते हैं कि इस मेडिसिन को कैसे बनाते हैं, इस पिल को कैसे बनाते हैं। ये समझ लो ये इसका फाइनल एग्जाम होने वाला है। वो एक कमाल का एल्केमिस्ट बन चुका है। अपने मास्टर के सामने बैठकर वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लेता है। उसके मास्टर बिस्तर के ऊपर पड़े होते हैं, यानी उसका आखिरी वक्त होता है, वो बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे उसका टेस्ट ले रहा होता है। हमारा सोवुल जो होता है उनको सारी बात बताता है कि उसने क्या क्या सीख लिया। उन्हें बताता है कि कैसे वो यहाँ पर मैजिकल फायर को कंट्रोल करना सीख चुका है, यानी कि वेपन्स को फोर्ज करने के लिए मैजिकल फायर को कंट्रोल किया जाता है, और साथ ही अपनी जान की को कंट्रोल करना उसने सीख लिया, पिल्स बनाना उसने सीख लिया है। तो हमारा सोवुल जो होता है अपने मास्टर के सामने टेस्ट देता है। तो फर्स्ट मास्टर से कहता है कि सोवुल बहुत ही अच्छे, इसका मतलब यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो मैं तुम्हें सिखा सकूं। मैंने जो कुछ भी था वो सारे का सारा नॉलेज तुम्हें दे दिया है। अब इस सारी की सारी नॉलेज को तुम अच्छे से इस्तेमाल करना और एक कमाल के एक महान अल्केमिस्ट बनकर दिखाना। जैसे एक बुढ़े इंसान की जिंदगी में आने के लिए बच्चे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दे सका, तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल पोस का मैंने बड़ा किया है। और अपने बाकी के सभी मास्टर्स की बात ध्यान से सुनना, मेरे जाने के बाद भी ये चारों मास्टर्स की बात तुम सुनते रहना, वो जो भी तुम्हें सिखाया उसे सीखना और उसे अच्छे से याद कर लेना। तो इसी के साथ ही मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा और तुम सभी लोग इस जगह के ऊपर मौजूद हो, तो मैं तुम सभी लोगों को एक बात बताना
बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी लोगों में से सबसे ज्यादा जिंदगी मैं गुजार कर आया हूँ। मैं 800 साल तक जिंदा रहा और तुम सभी लोगों को मैंने यहाँ पर पिछले 15 साल से यही बात बताई थी कि इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कहा जाता है कि जो इंसान एक बार बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है वो कभी इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये एक मैजिकल फॉरेस्ट है। लेकिन ये बात सही नहीं है। इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से निकलने का एक रास्ता है, यानी कि तुम सभी लोग यहाँ से निकलकर वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। तो वो सभी ब्रदर्स भी ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों तक तुमने कहा था कि बीस्ट फॉरेस्ट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जहां तक हमारी दुनिया में भी यही कहा जाता है कि इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई इंसान आ जाए तो वो कभी इसके अंदर से नहीं निकल सकता, वो हमेशा के लिए यहीं पर ट्रैप हो जाता है। क्या वाकई में यहाँ पर से कोई निकलने का रास्ता है? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे तो बीस्ट फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता क्या है, क्या वो मुश्किल है, क्या वो आसान है, और क्या हमारा सोवुल उस रास्ते से ही बीस्ट फॉरेस्ट से बाहर निकल पाएगा और अब दूसरी दुनिया में जा पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से निकलने का पहले तो कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर फर्स्ट मास्टर उन सभी लोगों को मरने से पहले कहते हैं कि बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से निकलने का एक रास्ता है। सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर जो एक बार चला जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल सकता, फिर यहाँ पर इसके अंदर से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? तो इसी के साथ ही मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं 800 साल तक एक एल्केमिस्ट रहा हूँ। मेरे जमाने में जब मैं एक एम्पायर के अंदर सर्विस कर रहा था उस वक्त थर्ड जनरेशन के सोल्जर्स मेरे पास जख्मी हालत में आए थे। उनमें से एक सोल्जर जो था जिसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। मैंने उसको बहुत ही अजीब सी मेडिसिन दी उसको जिंदा रखने के लिए, लेकिन उस बंदे ने जिसकी मैंने यहाँ पर उसको जिंदा बचाया था, यानी कि उसकी मैंने जान बचाई थी, उस बंदे ने बदले मुझे यहाँ पर एक बात बताई थी। उसने मुझे कहा था कि बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से वो जिंदा बचकर वापस आया है और इस बात से मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ। तो उस बंदे ने मुझे वहां पर सारी बात डिटेल में बताई। उसने कहा कि बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्पिरिट स्टोन्स की मदद से निकल सकते हैं। कहता है कि बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर एक केव है, जिस केव के अंदर एक ड्रैगन रहता है, एक फ्लड ड्रैगन वहां पर एक स्पिरिट स्टोन्स की रक्षा करता है। उस फ्लड ड्रैगन के पास से अगर वो स्पिरिट स्टोन ले लिया जाए तो स्पिरिट स्टोन की मदद से हम लोग बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से बाहर निकल सकते हैं और हमें उस ड्रैगन से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ड्रैगन को मार दिया था। अब उस केव के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद सेकंड मास्टर कहता है कि जहां पर ड्रैगन रहते हैं, यानी फ्लड ड्रैगन जिस जगह के ऊपर रहता है वो जगह एक वोल्केनो भी हो सकती है या फिर एक पानी का पॉन्ड हो सकता है, लेकिन उस जगह के ऊपर स्पिरिट स्टोन और स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो एक सांप एक फ्लड ड्रैगन में चेंज होता है। लेकिन सोवुल इतनी आसानी के साथ उस जगह तक नहीं पहुंच पाएगा, ना ही वहां पर से स्पिरिट स्टोन्स ले पाएगा। तो फर्स्ट मास्टर से कहते हैं कि हमारे लिए ये अलग था लेकिन सोवुल के लिए अलग है, क्योंकि सोवुल जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनेगा। हम पांचों मास्टर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद और हम पांचों मास्टर की टेक्निक्स लेने के बाद वो एक कमाल का इंसान बन जाएगा जो उस जगह तक पहुंच सकता है। साथ ही वो सोवुल से कहता है कि सोवुल बच्चे मेरे पास आओ। तो सोवुल उनके पास आता है, कहता है जी मास्टर बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट मास्टर से कहते हैं कि बच्चे मैं चाहता हूं कि तुम इस बीस्ट फॉरेस्ट को छोड़कर बाहर निकलो, यानी कि हर हाल में तुम्हें इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर से बाहर निकलना ही होगा। और जब तुम यहाँ पर से बाहर जाओगे तो हम पांचों मास्टर्स ने तुम्हें जो कुछ सिखाकर और पाल पोस कर बड़ा किया उसका बदला तुम्हें चुकाना होगा। क्या तुम ये करोगे? तो सोवुल कहता है कि मास्टर मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, इस फॉरेस्ट के अंदर से बाहर निकलूंगा और आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। आप बताएं मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही फर्स्ट मास्टर से कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हारे स्किल्स बहुत ज्यादा अमेजिंग और तुम्हारे स्किल्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने हीवन गेट को ओपन नहीं कर लेते तब तक तुम बीस्ट फॉरेस्ट से निकलने के बारे में सोचना भी मत और बीस्ट फॉरेस्ट में जाना भी मत। तो फर्स्ट मास्टर से कहता है कि तुमने यहाँ पर जिस स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया है, जिस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मैंने तुम्हें सिखाया था, वो टेक्निक इम्प्रॉपर और कंप्लीट नहीं है। ये बात सुनने के बाद फोर्थ मास्टर कहता है जी तुम क्या बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर हमारे बच्चे को इस तरह की टेक्निक क्यों सिखाओगे जो इम्प्रॉपर है, जो कंप्लीट नहीं है। तो फर्स्ट मास्टर कहता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि वो कंप्लीट नहीं है, असल में ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। जो टेक्निक इसने मास्टर किया उस टेक्निक को अगर सही तरह से कंट्रोल ना किया जाए, एनर्जी बर्स्ट को कंट्रोल ना किया जाए तो ये ब्रेक थ्रू करने के दौरान इसकी जान भी जा सकती है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ इसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि यहाँ पर उस एनर्जी को कंट्रोल कर सके जो ब्रेक थ्रू करने के वक्त इसे यहाँ पर महसूस होने वाली है और इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन कर सके। तो फर्स्ट मास्टर उनसे कहते हैं कि ये स्किल जिसके बारे में तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, ये स्किल असल में मैंने किसी और से चोरी किया था, ये मेरा अपना स्किल नहीं है। मेरे पास ब्लड स्टील फोर्ट्रेस का मास्टर आया था, वो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आया था। जब मैंने उसके स्किल को देखा तो मुझे लगा कि स्किल को अपने लिए कॉपी कर लेना चाहिए, कभी ये मेरे काम आएगा। तो उस वक्त मैं लालची हो गया और मैंने उसके स्किल को कॉपी कर लिया। मैंने उसका इलाज तो किया लेकिन साथ ही मैंने उसकी बॉडी के अंदर से उसके स्पेशल टेक्निक को कॉपी कर लिया। मैं तो बस यहाँ पर अपनी जिंदा बेटी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मैं यहाँ पर हिवनली पैलेस में एंटर होने के लिए रेडी था स्किल के साथ, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर मुझे हिवनली पैलेस में एंटर नहीं होने दिया क्योंकि मेरा स्किल इनकम्प्लीट था। इस इनकम्प्लीट
स्किल के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। तो वो सोवुल से कहता है कि सोवुल, अगर तुम यहाँ से जंगल से बाहर निकल पाते हो तो जाने के बाद स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड से जाकर मिलना और वो तुम्हें यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में बताएंगे, इस टेक्निक को कैसे कंप्लीट करना है। एक बार तुमने स्किल को कंप्लीट कर लिया तो फिर तुम हीवनली पैलेस में एंटर हो पाओगे। तो हमारा जो सोवुल होता है उनसे कहता है जी मास्टर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस टेक्निक को कंप्लीट करूंगा। तो मास्टर उसे कहता है कि आप मेरी आखिरी ख्वाहिश सुन लो कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हें क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से निकलने के बाद तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम्हें यहाँ पर से पीस फॉरेस्ट को छोड़ने के बाद ब्लड फोर्ट्रेस में जाना है, वहां से अपने स्किल को कंप्लीट करना, फिर उसके बाद योन नाम नेशन में चले जाना जहां पर मेरी वाइफ सो हीजी और इसके साथ मेरी 2 बेटियां रहती हैं। मेरी बेटी ओक सोसियोन और ओक सोसो वो दोनों उस जगह के ऊपर है, उन्हें जाकर मेरे बारे में बता देना, उन्हें यह भी बताना कि मैं किस हाल में था और उन लोगों से कितना प्यार करता था। क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? तो सोवुल उनसे कहता है जी मास्टर, मैं इस बात को याद रखूंगा, मुझे जगह और आपकी बेटियों के नाम याद हो गए हैं, मैं जरूर बीस फॉरेस्ट को छोड़कर उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। फिर साथ ही मास्टर से कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, इतने सालों तक मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाता रहा और मेरे साल बहुत ही अच्छे से कट गए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और दिन गुजारना चाहता था, लेकिन अफसोस कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं मर जाते हैं। तो मास्टर के मरने के बाद वो लोग मास्टर की आत्मा की शांति के लिए उसे वहां पर उसकी बॉडी को जला देते हैं और सभी लोग वहां पर खड़े होते हैं और उसके लिए रो रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर फर्स्ट मास्टर तो मर चुके हैं जो कि इसे यहाँ पर सिखा रहे थे और बाकी के सभी मास्टर्स के स्किल उसे सीखने के बाद उसे हीवनली गेट में ब्रेक थ्रू करना और अपने हीवनली गेट को ओपन करना है। तो हमारा सोवुल अब जहाँ पर तेजी के साथ सब कुछ सीख रहा था, अपने बाकी के मास्टर्स के पास जो जो भी स्किल होता है वो सारे सीख रहा था। सेकंड मास्टर से यहाँ पर फॉर्मेशंस बनाना सिखाते हैं, कैसे अपने आप को छुपाया जा सकता है, कैसे फॉर्मेशंस और फ्लैग्स बनाए जा सकते हैं। तो थर्ड मास्टर जो होता है उसे यहाँ पर वेपन्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि थर्ड मास्टर के पास मटीरियल्स नहीं होते और मटीरियल्स के बिना वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे फायर कंट्रोल करना ही सिखा सकते हैं। इसके अलावा उसे थ्योरी बता सकता है कि कैसे वेपन्स को फोर्स किया जाता है, क्योंकि वेपन्स बनाने के लिए उन्हें मटीरियल्स चाहिए जो कि किसी जानवर की हड्डी भी हो सकती है, उसकी खाल भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर इस गांव के अंदर उनके पास कुछ भी नहीं है। सेकंड मास्टर साथ साथ उसे बीस्ट को टेम करने के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर तुम इन बीस्ट को अपने लिए टेम करके उनको अपना पालतू बना सकते हो। थर्ड मास्टर उसे बताते हैं कि जानवरों की बॉडी के अंदर क्या क्या स्पेशल चीजें होती है, जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर एक कोर होती है, जब वो एक स्पेशल लेवल पर पहुंच जाता है तो उस कोर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो या उनके साथ स्पेशल मैजिकल पिल्स बना सकते हो। फोर्थ मास्टर से यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल सिखाते हैं, जिसमें डर्ट एस्केप स्किल होता है, सेल्फ श्रिंकिंग टेक्निक होती है, फेस चेंजिंग स्किल होता है, ग्रेट स्टेल्थ टेक्निक होती है और साथ ही एक ऐसा टेक्निक जिसे फ्लैश स्टेप टेक्निक कहा जाता है। ये सारी की सारी टेक्निक जो चोरी में काम आती हैं, फोर्थ मास्टर से ये सारी की सारी टेक्निक सिखा देते हैं। तो हमारा सोवुल जो होता है 18 साल का हो चुका है और अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब कुछ सिखाने के लिए। तो फोर्थ मास्टर से कहता है कि ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर मेरी इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो, क्या तुम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हमारा सोवुल कहता है कि मास्टर आप समझते हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि मैं जंगल में नहीं जा सकता क्योंकि जब तक मैं अपने हीवनली गेट को ओपन नहीं कर लेता, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए पिल बनाने की जरूरत है और पिल बनाने के लिए मुझे मटेरियल्स चाहिए और मटेरियल्स मुझे जंगल में ही मिलेंगे। जब तक मैं बीस फॉरेस्ट में नहीं जाऊंगा, मटेरियल्स लेकर नहीं आऊंगा, तब तक मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर कैसे बना पाऊंगा। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम सीधे सीधे कहो ना कि तुम जंगल में जाना चाहते हो। हाँ मुझे पता है कि बाकी के तीनों मास्टर से बात करोगे तो वो तुम्हें जंगल में जाने नहीं देंगे, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे मस्का लगा रहे हो। सोवुल कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर एक बात को लेकर परेशान हूँ कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। मुझे अपने हीवनली गेट को ओपन करना है, मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मुझे यहाँ जंगल से बाहर जाना चाहिए और जाकर बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। आप लोग मुझे बीस फॉरेस्ट में जाने नहीं देते, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तभी तो जाकर अपने लिए कुछ मेडिसिन जड़ी बूटियां लेकर आऊंगा। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर से बाहर जाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि तुम एल्केमी के साथ साथ यहाँ पर हम सभी के स्किल्स को भी मास्टर कर रहे हो। जब तुम 5 स्किल्स में एक साथ मास्टर करने की कोशिश करते हो तब तुम्हारा ब्रेक थ्रू बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, इसी वजह से तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। तो क्या फोर्थ मास्टर हमारे सोवुल को जंगल में जाने की इजाजत दे देंगे, क्या उसे फॉर्मेशन बनाकर देंगे ताकि वो जंगल में जाकर अपने लिए जड़ी बूटियां ला सके, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।